हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जबकि उसी ग्रुप में उनके सेम ग्रुप के एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जबकि ये फर्स्ट मेंबर होने के बावजूद भी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। यस, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। अपने ग्रुप में फर्स्ट मेंबर होने के बावजूद भी इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और ये सब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल इज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू विच फ्लोरीन एटम गेन ए डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम गेन ए partial positive charge. Now this molecule, when comes in contact with a second molecule in such a way, this highly electronegative fluorine atom attracts this hydrogen atom towards itself, and the further this hydrogen atom further attracts the another hydrogen of hydrogen fluoride molecule in such a way this hydrogen is bonded with two fluorine atoms once in a time. एक ही समय में ये हाइड्रोजन एटम दो फ्लोरीन एटम के साथ एक साथ जुड़ा हुआ। एक तो बॉन्ड इसका जो अपना हाइड्रोजन फ्लोराइड का है, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल का जो कोवलेंट बॉन्ड है जो हम फुल लाइन से दिखा रहे हैं, और दूसरा जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ए डॉटेड बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, यहां पर हाइड्रोजन एटम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन एटम पार्शियल नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट कोवलेंट मॉलिक्यूल में यहां पर गेन कर लेते हैं। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम जो हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिस कारण से एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहां ये इस अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ते हैं, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया गया है। इन अदर वर्ड्स, यू कैन से दैट द हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो इस फोर्स को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जहां पर ये बॉन्डिंग पाई जाती है वहां पर उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस तरीके से यहां पर और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल हो, इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल में, चाहे हम बात करें अमोनिया मॉलिक्यूल में, यहां पर इस प्रकार से इस अमोनिया मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहां पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। नाइट्रोजन के साथ में यहां दो नाइट्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये डॉटेड बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की जो दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। नाउ दिस ऑक्सीजन एटम यहां पर इस हाइड्रोजन एटम से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, जो कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। इस तरीके से ये चेन में जुड़ता चला जाता है
और इसी तरीके से हम और भी कई प्रकार के मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। तो ये जो इस प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड may be divided into two types. One is intramolecular and second is intermolecular. Intramolecular hydrogen bonding means when a hydrogen bond is formed in a same molecule. जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा हो तब उसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। जैसे हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिलेट आयन है। इसी प्रकार से सपोज ये मैलेट आयन है, मैलिक एसिड का मैलेट आयन। ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, इसलिए ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहला रही है। एक एग्जांपल और दिखाएंगे हम आपको। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें आप देख सकते हैं यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन एटम के साथ बंधा हुआ है और ये ऑक्सीजन इसको बांधे हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन, एक कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन इन दो ऑक्सीजन एटम के बीच में जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये सारे मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ द सेकंड केस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये जब हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जितने भी हमने पहले एग्जाम्पल लिखे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल हैं। और एक एग्जाम्पल जैसे ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल है। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन इस OH ग्रुप का है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन डॉटेड बॉन्ड बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये डॉटेड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ये क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहां पर हो रही है वो क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है। नाउ द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 1, मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर। दैट इज, जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल में प्लान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए। अगर अलग अलग प्लेन में है तो मॉलिक्यूल अलग प्लेन में होने के बाद फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। मॉलिक्यूल्स में फिर एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, वो अलग अलग प्लेन में हो जाएंगे, तो वो कभी भी वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी should be very high and atom should be very small in size.
एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए और उसका जो साइज है वो छोटा होना चाहिए। और ये सब आप देखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं सभी एग्जाम्पल में आप देखिए, या तो हमने ऑक्सीजन एटम को या नाइट्रोजन एटम को या फ्लोरीन एटम को लिखा, क्योंकि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप देखते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं ये स्मॉलर साइज के हैं और सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मॉलिक्यूल एक तो स्मॉलर है साइज में, दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाले केवल ये तीन ही एटम हैं, लगभग ये ही शो करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में। दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इजीली दूसरे को अपनी ओर को अट्रैक्ट कर लेते हैं इस हाइड्रोजन एटम को, जब जहां पर ये दो आपस में के बीच में कोई हाइड्रोजन एटम आपका आ जाता है। सो दीज आर द essential conditions to be hydrogen bond. Now we will talk the length and strength of hydrogen bond. Hydrogen bond is very weak bond. Hydrogen bond is a weak bond because longer इन साइज, क्योंकि ये साइज में लॉन्ग होता है इन कंपेरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड इज शॉर्टर, ये बॉन्ड शॉर्टर होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड लॉन्ग बॉन्ड होता है। और दूसरा यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है 8 to 40 किलो जूल पर मोल इनवर्स, 8 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। जबकि बॉन्ड एनर्जी अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये होती है 20 to 400 किलो जूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी हमें शो करती है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी इतनी लो है कि इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, इसीलिए वीक बॉन्ड होता है। दूसरा, जो बॉन्ड लॉन्ग होगा उसी की बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी, बॉन्ड शॉर्ट होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ज्यादा एनर्जी की अगर बॉन्ड है तो उसे ब्रेक करने के लिए भी हमें एनर्जी की भी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। Now, the very important effect of the hydrogen bond is effect on melting and boiling points of the liquids। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, वाटर, अमोनिया, HF, ये अपने ग्रुप में फर्स्ट मेंबर हाइड्राइड है। वाटर ऑक्सीजन फैमिली में, नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रोजन फैमिली में, और HF अपनी हेलोजन फैमिली में फर्स्ट हाइड्राइड। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, then boiling point and melting point also increases. When we move from top to bottom, molecular weight increases or atomic weight increases, so the boiling point and melting point should be increases. But here we can see the molecular weight of these compound is least in their group, but the boiling point and melting point of these compound in their group is highest because due to hydrogen bonding. How can we explain
द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यू कैन सी, जैसे हमने पहले भी अभी देखा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहां पर हम देख रहे थे कि इस प्रकार से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये आप देख रहे हैं, यहां पर ये एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरा मॉलिक्यूल यहां पर जुड़ता जा रहा है। ये मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होते जा रहे हैं। अभी हमने पीछे भी स्ट्रक्चर बनाया था अमोनिया के। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अमोनिया का स्ट्रक्चर इस प्रकार से ये बनाया था हमने। ये इस प्रकार से ये दिस शोज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, एक के साथ एक जुड़ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट वाटर का अगर बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कितना होता है? 16 + 2 18 होता है। तो हम मॉलिक्यूलर वेट 18 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बट यहाँ जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा तो 18 नहीं हो रहा, 18 मल्टीप्लाइड बाई जितने मॉलिक्यूल यहाँ एसोसिएट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई हो जाएगा। और सेम उसी प्रकार से यहाँ अमोनिया के केस में होता है, सेम उसी प्रकार से हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में मॉलिक्यूलर वेट जो हमको एक्चुअल में मॉलिक्यूल का दिख रहा है वो एक मॉलिक्यूल का है, बट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, ड्यू टू विच the molecular weight of these compounds becomes very high। और जब मॉलिक्यूलर वेट इसका बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इसका रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये केवल इन्हीं कंपाउंड में हो रहा है जो हम पहले मेंबर अपने ग्रुप के दिखा रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है। इन सब में ये केस नहीं होता है, इसलिए उनका सिंगल मॉलिक्यूल लेते हैं। तो सिंगल मॉलिक्यूल का जैसे H2S है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट वाटर के मॉलिक्यूल से ज्यादा है, लेकिन यहाँ वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एसोसिएशन के अकॉर्डिंग निकल रहा है तो बहुत हाई है। तो ये मॉलिक्यूल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था इससे, वो ज्यादा नहीं होता, बल्कि इन मॉलिक्यूल का ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक नया एग्जांपल यहाँ पर ये भी आता है, water is a liquid and H2S is a gas। Water is a liquid and H2S is a gas। Ammonia is a liquid, phosphine is a gas। Why is it so? तो ये भी सेम एक्सप्लेनेशन है, because of hydrogen bonding association of molecules takes place in the water and ammonia, so the molecular weight of ammonia or water becomes very high and these are liquid, while there is no hydrogen bonding in hydrogen sulfide or phosphine, so these are gases। कोई एक एग्जांपल आपसे पूछ ले जाता है कभी भी तो आप इसी प्रकार से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस एंड द मॉलिक्यूलर वेट बिकम्स वेरी हाई, इसी प्रकार से आप इसका जवाब देंगे और ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज द सॉल्युबिलिटी इफेक्ट। जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें इन कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस प्रकार से वेरी करती है। ऑल द कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द सॉल्वेंट, these are very easily soluble। Then you can say due to the hydrogen bonding the compound will be easily soluble in that solvent। यदि कोई कंपाउंड सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो वो उसमें सॉल्युबल होगा। अगर वो कंपाउंड उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा तो सॉल्युबल नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है बट इट इज वाटर सॉल्युबल। जो कंपाउंड वाटर के साथ
हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। यहां पर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो ग्लिसरॉल की पास में 3 हाइड्रोक्लोरिक ग्रुप होते हैं जो हाईली सोल्यूबल होता है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसलिए ये सोल्यूबल होता है। दूसरा एल्कोहल, एल्कोहल मॉलिक्यूल भी वाटर सोल्यूबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपके पास में एल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल मॉलिक्यूल भी आपस में एसोसिएट होते चले जाते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। जबकि वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो ये वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, अर्थात इनकी वाटर में सोल्युबिलिटी ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। C डबल नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन। यदि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन आयन जो फॉर्म होता है हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद, यदि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो ये हाइड्रोजन का रिमूवल इजी होता है। एज वेल एज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बन आयन इंक्रीजेस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी इजी। तो जितना ज्यादा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा उतना ही इजीली ये हाइड्रोजन आयन यहां से रिमूव हो सकता है, और हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा दैट मीन्स स्ट्रेंथन द एसिड। जितना इजीली हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाला वो एसिड होगा। और इस तरीके से अभी हमने पहले भी एग्जांपल लिखा था, जैसे आपके पास सैलिसिलेट आयन है, यहां पर ऑक्सीजन एनायन बन रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जो OH ग्रुप है। उसी प्रकार से हमने ये दूसरा एग्जांपल लिखा था मैलेट आयन, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जब ये मैलेट आयन बन जाता है। केवल मैलेट आयन बनने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर सैलिसिलेट आयन बनने के बाद, तो इसलिए ये जो एसिड होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर ये एनायन फॉर्म हो रहे हैं और जैसे ही ये एनायन फॉर्म होते हैं तो ये चीलेट बना लेते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं जो एक मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। इस चिलेशन के कारण, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। और यू नो कि स्टेबिलिटी के लिए वो अपना हाइड्रोजन आयन ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो यहाँ स्टेबिलिटी गेन करनी है उन्हें, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो इजीली हाइड्रोजन आयन निकाल देते हैं। दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड का कैरेक्टर शो करने लगते हैं। एंड ओवरऑल दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड एथिल अल्कोहल। वाटर H2 होता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, आप जानते हैं। अल्कोहल को हम लिख सकते इस प्रकार से लिख देते हैं, ये एल्किल ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है। यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन एटम है, तो मैक्सिमम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं एथिल अल्कोहल में, तो एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट हाई है। एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट हाई है वाटर के कंपेरिजन में, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट मॉलिक्यूलर वेट हाई होने के बावजूद भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एथिल अल्कोहल। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाई in comparison to ethyl alcohol in spite of
बोथ फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और यहाँ पर कोई भी यहाँ प्रोटेक्टिंग ग्रुप नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रोके। यहाँ पर क्या है, ये एक एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिमिनिश करता है, उसको डिप्रिशिएट करता है। केवल यहाँ पर यही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आगे बढ़ाता है, जिस कारण से इसका उतना एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता जितना कि वाटर मॉलिक्यूल का होता है। तो एसोसिएट आफ्टर द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर बिकम्स वेरी हाई एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथिल अल्कोहल बिकम्स लो। So the boiling point of hydrogen water becomes high in comparison to ethyl alcohol. इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एथिल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके कंपैरिजन में अगर इसी के मेंबर में प्रोपिल अल्कोहल की बात करें तो वहां पर एल्किल ग्रुप और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जब एल्किल ग्रुप का साइज यहाँ पर बढ़ेगा, ये आर ग्रुप जितना इंक्रीज करेगा साइज में, उतनी ही यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी। एज वेल एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस the boiling point also decreases। तो अगर हम केवल अल्कोहल सीरीज में भी बात करें तो अल्कोहल सीरीज में भी आप जैसे जैसे हायर मेंबर की ओर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट चलेगा यहाँ पर, उस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें कम हो जाएगी। जब जब जैसे ही एल्किल साइज की ओर बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लो होती जाएगी, वो कोवलेंट नेचर ज्यादा शो करने लगेगा। Boiling point of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols। 1 degree alcohol जैसे ROH, ये 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री की बात करें तो CS3H, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और ऐसे ही हम बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की तो OH। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एल्किल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर एल्किल ग्रुप हम पूरा भी लिख सकते हैं 1 डिग्री के लिए CS3OH। यहाँ पर ये 3 डिग्री 2 डिग्री में देखिए यहाँ एक ही मेथिल ग्रुप है, यहाँ 2 मेथिल ग्रुप आ गए हैं, यहाँ 3 मेथिल ग्रुप आ गए हैं, वो 4 तरफ से उसको घेर लिया है। एज वेल एज द मेथिल ग्रुप एल्किल ग्रुप ऑन द अल्कोहलिक कार्बन एटम इंक्रीजेस the possibility of hydrogen bonding decreases। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप इस कार्बन एटम पर जितने एल्किल ग्रुप इंक्रीज करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। अर्थात सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में होगी, उसके बाद से 2 डिग्री में होगी, सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डिग्री में होगी। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होगा। जब एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो इस सीरीज में हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। 1 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन डिग्री, 3 डिग्री ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री, 2 degree, 3 degree amines। For example, CS3NH2, CS3N, CS3H or CS3N, CS3CH3। You can see here also 1 alkyl group, 2 alkyl group and 3 alkyl group। As well as the alkyl group increases, the possibility of intermolecular hydrogen bonding decreases, and as well as the hydrogen bonding decreases, the association of molecules decreases। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तभी एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक एल्किल ग्रुप है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाई होगा। As well as the association of molecules will be high, the molecular weight becomes high and the boiling point should be high। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, उसके बाद इसका होगा से 2 डिग्री एमीन का, क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप बढ़ गए और यहाँ पर फिर एल्किल ग्रुप और बढ़ जाता है तो यहाँ पर
इस प्रकार से 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का था, ये आप डिफरेंट ध्यान रखिएगा। वो पहले हमने डिस्कस किया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हम कर रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जबकि हमने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होती थी, वह एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता था। बट यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जैसे कि हमारे पास ये सैलिसिलेट आयन है, सैलिसिलेट आयन है, और ये मेलेट आयन है, मेलेट आयन है। इन दोनों मॉलिक्यूल में देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और इनका एग्जांपल हमने बताया था कि अभी ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन बन रहा था वो हाइड्रोजन आयन का रिमूव करके कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है, उसके बाद ये चीलेट रिंग बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इसी प्रकार से ये मेलेट आयन चीलेट रिंग बना ले रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक इंडिपेंडेंट डिस्क्रीट फॉर्म में अरेंज हो जाता है, और ये बहुत ही वीक बॉन्डिंग होता है, जैसे कि आप जाने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो इसलिए इजीली ये अलग से इसका ये बहुत जल्दी सेपरेट हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो हो जाता है, क्योंकि ये एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। एंड ड्यू टू दिस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the boiling point and melting point of intramolecular hydrogen bonding decreases। यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती थी तो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता था और वहां पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाते थे। जस्ट अपोजिट रिलेशन है यहाँ पर। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, व्हाट विल बी द effect of hydrogen bonding on the viscosity and surface tension? You know, greater the molecular weight, greater will be the density of that molecule। जितना ज्यादा एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही ज्यादा उस वो जो लिक्विड होगा वो विस्कस हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का देखा है, अमोनिया का देखा है, अल्कोहल का देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी देखा इंटरमॉलिक्यूलर वाला, और अल्कोहल का होता है, HCN भी शो करता है। और जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमने दिखाया है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। बट अगर पैरानाइट्रोफिनॉल है तो पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये पैरानाइट्रोफिनॉल है और ये हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। दिस इज ऑर्थो और दिस इज पैरा। तो पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसी तरीके से सैलिसिलडिहाइड, ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड या पैरासैलिसिलडिहाइड ये सब उसी प्रकार से करेंगे। केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो ऑर्थो पोजीशन पर हों। दोनों ग्रुप हमारे ऑर्थो पोजीशन पर होंगे तभी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। जहां हमने क्राइटेरिया लिखा था वहां ये एक पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि पोजीशन शुड बी ऑर्थो। मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है वो ऑर्थो ही होनी चाहिए। अगर मेटा या पैरा होगी तो फिर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि हम एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके कारण मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाता है, लिक्विड बहुत ज्यादा विस्कस हो जाएगा और अर्थात उसकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हमारा वाटर अल्कोहल का आप देखते हैं, ग्लिसरॉल में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3, ये ग्लिसरॉल में 3 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, जिसके कारण कि ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और इसका जो नेचर बहुत ही ज्यादा विस्कोसिटी हाई हो जाती है।
तो इस तरीके से विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों हाई हो जाती हैं, बट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बायोलॉजिकल रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप जानते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में जो वाटर के रूप में लिक्विड एग्जिस्ट करता है, और प्रोटीन जो आपस में जुड़े रहते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जुड़े रहते हैं। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो हेलिक्स जुड़ी होती हैं वो ही प्रोटीन की हेलिक्स केवल और केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ी होती है। अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो हमारी बॉडी में जो वाटर एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो ये सारी वाटर मॉलिक्यूल गैस बनकर उड़ जाएगा, तो वो बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो इसी तरीके से चाहे वो हमारी बॉडी हो या कहीं भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो प्लांट वगैरह क्यों ना हो, उसमें भी तमाम वाटर होता है। वाटर का जो मूवमेंट होता है और जो उसमें एग्जिस्ट करता है, वो वाटर तभी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बायोलॉजिकली हमारे पर हम देखें कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो वाटर भी वाफ एक गैस के रूप में एग्जिस्ट करता, ना कि लिक्विड के रूप में। और जब गैस के रूप में एग्जिस्ट करता तो फिर किसी तरह भी, चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे बायोलॉजिकली आप किसी भी लाइव एनिमल की देखें या प्लांट की देखें, तो वहां पर वाटर गैस के रूप में एग्जिस्ट करेगा और वो फिर उसका सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हर जगह पर यहाँ पर हमारे लिए बायोलॉजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो जरूर तुरंत सब्सक्राइब करें